हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हम सितंबर 2021 की जो क्रोनोलॉजी है उसको कर रहे हैं और ये इसका 4th वीडियो है। फर्स्ट 3 वीडियोज़ में आप राष्ट्रीय परिदृश्य तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। हमने जितने भी जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे कि प्रसाद स्कीम के तहत अभी सोमनाथ मंदिर का जो नवनिर्माण किया जा रहा है, मतलब उसका जो रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है वो हमने पढ़ा था। ड्रिप जो प्रोजेक्ट है वो क्या है वो हमने पढ़ा था। तो ये सारी न्यूज़ जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको ज़रूर से देखिएगा तीनों वीडियोस को। ये 4th वीडियो है जिसमें हम अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इकोनॉमिक जो हमारा परिदृश्य है यानी आर्थिक परिदृश्य है उसको पढ़ेंगे। तो ये आज का एजेंडा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नंबर 1 आर्टिकल है, जापान का वर्ष 2029 तक मंगल ग्रह से नमूने लाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसने अपना एक जो है प्रोब भेजा है जिसका नाम है फोबोस। क्या नाम है? फोबोस। अगर पूछे फोबोस किसके द्वारा भेजा गया तो जाक्सा के द्वारा, जापान के द्वारा। ठीक है, कहाँ भेजा गया है तो मंगल ग्रह पर। वहाँ से नमूने लेकर के आएगा, कुछ एविडेंसेस लेके आएगा जिससे मंगल ग्रह के ऊपर रहने की जो है क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, वो सब पता कर सकें। वो तो सब बातें छोड़िए, आपको पता होना चाहिए फोबोस किसका है, जापान का है। ठीक है, और 2029 तक वो जो है वहाँ से नमूने लेकर के आएगा। ऐसा ही एक जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, उसके द्वारा भेजा गया रोवर था जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं पुरानी क्रोनोलॉजी में, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में। परसिवरेंस रोवर किसका है तो परसिवरेंस किसका है तो परसिवरेंस है आपका अमेरिका का। फोबोस किसका है तो वो जापान का है। नेक्स्ट हम चलते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी में। रक्षा यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में। डिफेंस टेक्नोलॉजी में फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है डीआरडीओ ने वायुसेना यानी एयरफोर्स के लिए विकसित की उन्नत शैफ प्रौद्योगिकी। शैफ प्रौद्योगिकी क्या होती है? चैफ प्रौद्योगिकी या जो भी प्रौद्योगिकी इसको बोलते हैं, चैफ टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने डेवलप की है। तो चैफ टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि जो हमारे लड़ाकू विमान होते हैं जिनको कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स बोलते हैं, ये रडार के खतरों से बच पाएंगे। रडार का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए विमान यहाँ उड़ रहा है तो दुश्मन देश का जो रडार है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद में वो अपनी मिसाइल्स या जिस भी के थ्रू जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो रडार से बचाने के लिए जो है एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा, जिसको चैफ टेक्नोलॉजी जो है वो कहा गया है। ये आरएस मेंस का आपका सिलेबस, आपको डीआरडीओ की जितने भी कार्य हैं उनके बारे में पढ़ना है, तो आप चैफ टेक्नोलॉजी को उसमें शामिल कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैफ के बारे में और चीज़ क्या है कि विमान की सर्वाइवेबिलिटी जो है यानी कि उत्तरजीविता जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग जो है वो प्रदान करता है। जैमिंग यानी कि उसकी जो रेज है वो उसके तक, रडार की जो रेज है वो एयरक्राफ्ट तक नहीं पहुँचने देता है, उसको जैम कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैफ टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर जो है, हाँ देखिए, चैफ एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों को शत्रुतापूर्ण रडार खतरों से बचाने के लिए जो है वो किया जाता है। फिर जो इसका विकास है वो जो है डीआरडीओ की जो जोधपुर स्थित जो प्रयोगशाला है उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके विकास में जोधपुर की प्रयोगशाला को डीआरडीओ की पुणे स्थित हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से जो है ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई। तो इन दोनों ने मिलकर के जो है इसको चलाया। तो चैफ टेक्नोलॉजी किसकी है तो वो जो है एयरफोर्स में जो हमारे कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको रडार से बचाने के लिए चैफ टेक्नोलॉजी को बनाया है डीआरडीओ ने, और जोधपुर की जो उसकी यूनिट है उसने इसको डेवलप किया है बेसिकली। फोबोस कहाँ का है तो फोबोस जापान का है। परसिवरेंस कहाँ का है तो परसिवरेंस अमेरिका का है। दोनों के दोनों मार्स के ऊपर जो है अपना प्रोजेक्ट लेकर के गए हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका ने भारत को हार्पून मिसाइल देने की मंजूरी दी है। तो हार्पून मिसाइल हम किससे ले रहे हैं तो हार्पून मिसाइल हम अमेरिका से ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो मिसाइल के मेंटेनेंस के लिए सर्विस स्टेशन खोलने, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट देने और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अलावा पर्सनल ट्रेनिंग भी जो है वो शामिल होगी। ठीक है, और इसके बाद हार्पून को विश्व की सबसे सफल एंटी शिप यानी कि जो आपके जो पोत होते हैं, शिप्स होती हैं, वो एंटी शिप यानी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल माना जाता है। वर्ल्ड की नंबर 1 है। इसे 30 देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं और 1977 में फर्स्ट बार, इतना छोड़िए, इतना कौन पूछता है। हार्पून ध्यान रखिएगा कि अमेरिका द्वारा वर्ल्ड की नंबर 1 एंटी शिप मिसाइल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका उपयोग किसी भी मौसम में किया जा सकता है। इसमें एक्टिव रडार सिस्टम भी जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने किया फतेह 1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण। तो पूछा जा सकता है फतेह 1 रॉकेट सिस्टम किसका है तो ये फतेह 1 रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान का है। ठीक है, और ये स्वदेशी तकनीक से विकसित इस रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 140 किलोमीटर तक है, और ये इसका दूसरा परीक्षण इन्होंने किया है। ये हटाइए यहाँ से। फिर जो है, हाँ,
पाकिस्तान के पास फतेह 1 नाम की एक मिसाइल भी है जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर। तो हमको पता होना चाहिए कि फतेह 1 जो है ये रॉकेट सिस्टम है, ये किसका है। इसी प्रकार एक रॉकेट सिस्टम भारत के पास में भी है जो 44 सेकंड में 12 जो मिसाइल्स है उसको जो है वो टारगेट तक पहुंचा सकता है। उसका नाम है पिनाका, ठीक है, पिनाका जो भी नाम है उसका, तो पिनाका बोलते हैं उसको। तो वो भारत का सिस्टम है। नेक्स्ट है, भारत को वर्ष 2023 में मिलेगा क्रिवाक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट। ये क्या है, इसका नाम देख लीजिए, क्रिवाक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट। तो देखिए रूस के यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने रूस द्वारा बनाए जा रहे 2 अतिरिक्त क्रिवाक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट में से पहला वर्ष 2023 के मध्य में भारत को सौंपने की जो है वो संभावना व्यक्त की है। तो हम ये जो क्रिवाक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है ये हम किससे ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं। किससे लिया जा रहा है, रशिया से लिया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए भारत और रूस ने 4 क्रिवाक या तलवार श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट के लिए एक अंतर सरकारी समझौते जो है वो उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो बस ये इतना ध्यान रखना है कि जो क्रिवाक जो क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, तो ये हमारा लिया जा रहा है रशिया से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत और रशिया के मध्य असॉल्ट राइफल खरीद समझौता हुआ है। अब इसमें भी इतनी सारी बोल बच्चन बातें नहीं पढ़नी है, हमको ये ध्यान रखना है कि असॉल्ट यानी कि AK-203 सीरीज़ की असॉल्ट जो राइफल्स है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, तो रशिया से ले रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है, AK-203 जिसको असॉल्ट राइफल कहा जा रहा है, ये हमने कहाँ से जो है हम लेंगे, ये हम रशिया से लेंगे। उसके अलावा रशिया से जो S-400 डिफेंस सिस्टम है ये जो है ये भी हमने जो है किससे लिया है, रशिया से। ब्रह्मोस भी जो है वो भी रशिया के सहयोग से जो है उसको बनाया जा रहा था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ASWSWC। ये क्या है, तो ये है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर का मतलब क्या होता है, एक तो होती है सबमरीन जो डीप वाटर में जाती है, एक होती है शैलो वाटर यानी कि डीप से थोड़ा सा ऊपर और सरफेस से थोड़ा सा नीचे। तो उसको बोलते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। तो इसको जो है इसको हिंदी में कहा गया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। तो इनका भी जो है इनकी आधारशिला रखी गई है 6 अगस्त 2021 को, और इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है भारतीय नौसेना के लिए जो है 8 इस प्रकार की जो है इनका जो है निर्माण करेगा। स्वदेशी जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जो है इन जो 2 हमने परियोजनाएं पढ़ी, पहली तो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट और दूसरी है सर्वे वेसल लार्ज। इन जो है इन युद्ध पोतों के लिए जो है इसके जो है नौसेना को ये बना करके देगा। इस परियोजना के बारे में और क्या है, तो देखिए ASWSWC यानी कि जो हमने पढ़ा अभी एंटी सबमरीन जो है सरफेस एयरक्राफ्ट, ये 750 टन के गहरे विस्थापन 25 समुद्री मील के गति हेतु डिज़ाइन किया गया है और यह तटीय जल की पूर्ण रूप से उप सतह निगरानी में जो है वो सक्षम है। अभी हमने पढ़ा कि जो शैलो वाटर है जिसको हमने उप सतह कहा है उसकी निगरानी में ये जो है वो सक्षम है। और जो सर्वेक्षण पोत यानी सेकंड नंबर वाला जो आपका पोत है ये अपने उन्नत सर्वेक्षण उपकरणों के साथ पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में सक्षम है। यानी कि वो डीप वाटर की करेगा सेकंड नंबर वाला जो वेसल है, और जो ये हमारा सरफेस वाला जो एयरक्राफ्ट है सरफेस वाला जो ये वॉरफेयर एंटी सबमरीन जो क्राफ्ट है ये जो है सतह के ऊपर जो है निगरानी करने में सक्षम है। ये दोनों चीज़ें हैं। फिर है स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत विग्रह को जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये विग्रह क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ठीक है। तटरक्षक जो है ये पोत है। फिर जो है इसको जो है किस में यूज़ लिया जाएगा, तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के रूप में जो है इसको जो है वो लिया जाएगा। फिर है यह उन्नत प्रौद्योगिकी रडार नेविगेशन संचार उपकरण सेंसर मशीनरी से सुसज्जित है जो उष्णकटिबंधीय समुद्री परिस्थितियों में भी कार्य करने में सक्षम है, ठीक है। इसकी और भी कई सारी विशेषताएं जो है इसमें बताई गई है, जैसे बोफोर्स तोप वगैरह, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, ये सारी सिस्टम्स इसके अंदर होंगी। आपको बेसिकली नाम पता होना चाहिए कि ये विग्रह क्या है, तो ये जो है एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ये पता होना चाहिए। दूसरा जैसे यहाँ पूछा गया है जो इसका नाम है कि भाई जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सरफेस वाटर है वहाँ पर निगरानी करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का पहला बैच सेना को जो है वो सुपुर्द किया गया है। तो ये क्या है, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड क्या है, ये जो यह नया ग्रेनेड जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के विशिष्ट डिज़ाइन के ग्रेनेड नंबर 36 का स्थान लेगा जो अभी तक सेवा में है। यानी कि अभी तक हम जो पुराना ग्रेनेड ले रहे हैं नंबर 36 उसका रिप्लेस करेगा कौन सा ग्रेनेड, ये जो नया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड जारी किया गया है, ठीक है।
इसे रक्षा अनुसंधान यानी DRDO के टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के बाद इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा जो है वो बनाया गया। अब इतना बनाया गया है वो नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं चलता है। जैसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो है तेजस जो है वो तेजस को किसने बनाया है, तेजस पूछा जा सकता है क्योंकि भाई हमारे भारत का पहला जो है स्वदेश निर्मित लाइट एयरक्राफ्ट है, तो वो उसको HAL ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। तो ऐसी चीज़ें हमें कुछ ध्यान रखनी होती है। बाकी तो जैसे आप जो है नाम ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये है असॉल्ट राइफल कहाँ से ली है, तो ये रशिया से ली है हमने। तो ये जो विग्रह है ये क्या है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, ठीक है। और उसके अलावा मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड क्या है, उसका भी पहला बैच लिया गया। इससे पहले कौन सा था, तो नंबर 36 नाम का जो था वो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। अब हम चलते हैं आर्थिक परिदृश्य के ऊपर। तो देखिए आर्थिक परिदृश्य में फर्स्ट आर्टिकल क्या है, तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अभी एक फंड जारी किया है। फंड का नाम है उभरते सितारा फंड, उभरते सितारे फंड। तो नाम से ही सिद्ध है, उभरते सितारे किसको कहा गया है, तो उभरते सितारे हैं जो हमारे ऐसे स्टार्टअप्स या हमारे MSMEs के ऐसे उद्योग जिनको फंड की कमी है, ठीक है। तो उनको जो है इसके तहत जो है फंड उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि छोटी और मध्यम आकार की निर्यातोन्मुखी यानी कि जो निर्यात कर सकती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कुछ फर्म्स हैं उनको, और जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो है उनके लिए 250 करोड़ रुपए का एक वैकल्पिक निवेश कोष जो है उसको बनाया गया है, जिसका नाम है उभरते सितारे फंड, ठीक है। तो अब पूछा जा सकता है कि किन के लिए है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज है उनके लिए और स्टार्टअप्स के लिए ये फंड बनाया गया है। 250 करोड़ का वैकल्पिक फंड है ये, ठीक है। वैकल्पिक का अर्थ क्या हुआ कि जो पहले जो फंड बनाया गया उससे इतर एक अलग फंड बनाया गया है, ऑल्टरनेट फंड बनाया गया है, ठीक है। इसका शुभारंभ जो है 21 अगस्त 2021 को लखनऊ से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि MSME के विकास को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन और ये सब काम करने के लिए MSME इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इनको जो है उसमें जो है निवेश के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए इसका जो निवेश है इसमें जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, तो देखिए एक तो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया और एक सिडबी स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनको लोन देता है, और एक एग्जिम बैंक ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि भाई जो निर्यात ओरिएंटेड कंपनीज होती है वो, और जो हमारे स्मॉल स्टार्टअप्स हैं उन्हीं को इसमें फ़ंड मिलेगा। तो इसमें जो ये जो कोष है जिसका नाम है उभरते सितारा फंड, इसके अंदर जो पैसा है वो अंशदान से आएगा। तो अंशदान कौन करेगा, एग्जिम बैंक और सिडबी, ये 40-40 करोड़ रुपए का अंशदान संयुक्त रूप से इसके अंदर करेगा। इसके अंदर देखिए आपको निर्माण और सेवा यानी कि निर्माण यानी कि जो आपका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स, और जो सर्विस देने वाली जो यूनिट्स है, दोनों को ही इसके अंदर जो है इक्विटी जैसे उत्पादों में फंड में निवेश जो है इसमें कर पाएंगे, ठीक है। इसमें एक ग्रीन शू विकल्प भी दिया गया है। ग्रीन शू विकल्प का सिंपल सा एक ही मतलब है कि जो आपका अंडर राइटर होता है, यानी कि जो भी आपकी कंपनी का शेयर जारी करवाते हैं जिससे उसको अंडर राइटर बोलते हैं, वो जो है एक जो लिमिट है, यानी जो अंडर राइटर है वो अधिक शेयर बेचने का भी अधिकार जो है ग्रीन शू क्लॉज के तहत उसको प्राप्त होता है, ठीक है। उस कंपनी के अधिक शेयर भी वो जारी कर सकता है। तो ये इसमें प्रावधान है। उसके अलावा और क्या है इसमें, हाँ इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो भी जो है इन लोगों को टेक्नोलॉजिकली भी हेल्प किया जाएगा, ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि इस प्रोग्राम के तहत आर्थिक सहायता के साथ साथ तकनीकी मदद अर्थात एडवाइजरी सर्विसेज भी जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये था उभरते सितारा फंड, इसके बारे में आप जान चुके हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के क्रियान्वयन को जो है मंजूरी मिली है। तो ये पाम ऑयल क्या है, तो देखिए इसके लिए जो है एक मंजूरी दी गई है जिसका नाम है, उस मिशन का नाम है मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पाम ऑयल, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पाम ऑयल, राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन, ठीक है। इसका फोकस क्या होगा कि जो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं और जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर जो है इस योजना को जो है प्रायोजित किया गया है, और यहाँ पर जो पाम ऑयल है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कुछ निवेश के प्रावधान भी है। इस निवेश के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है कि कितने करोड़ का वहन कहाँ से कितना क्या होगा, ये नहीं जानना है। इसका लाभ क्या है कि इस योजना से पाम ऑयल है उसके जो किसानों को जो है बहुत लाभ होगा, पूंजी के निवेश में बढ़ोतरी होगी, रोजगार पैदा होंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय भी जो है वो बढ़ेगी। और इसमें क्या किया गया है कि पहले प्रति हेक्टेयर 12,000 दिए जाते थे किसानों को, जिसे बढ़ाकर अब 29,000 रुपये कर दिया गया है। और जो पुराने जो बाग हैं उनको दोबारा से चालू किया गया है। 250 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से जो विशेष सहायता है वो भी जो इसमें दी जा रही है। उसके अलावा देश में पौधारोपण साजो सामान की कमी को दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को सहायता जो है वो दी जाएगी। और जो है और भी कई सारे प्रावधान है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि एक नेशनल मिशन जो है उसको चलाया गया है। और पहला ये मिशन 1991 से 92 के अंदर भारत सरकार के द्वारा जो है इसको चलाया गया था पाम ऑयल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। और इसी के लिए इन्होंने एक संस्था भी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्था, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है एनटीपीसी ने शुरू की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना। ठीक है, तो ये परियोजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है, तो ये विशाखापट्टनम के में स्टार्ट की गई है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जिसका नाम है सिमहाद्री थर्मल स्टेशन। ठीक है, वहाँ का जो जलाशय है वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है, और स्टार्ट किया है एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता है इसकी 50 मेगावाट। ठीक है, तो ये सोलर पीवी परियोजना है। फिर इसके बारे में और क्या जाने, अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि देश की सबसे बड़ी ये फ्लोटिंग सोलर पीवी योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबलाइजेशन योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना है। और इससे होगा क्या, तो देखिए इसमें 7,000 से ज़्यादा घरों को जो है रोशनी प्रदान करने की जो है वो क्षमता विकसित की जाएगी। और इसमें जो है इस परियोजना की पूरी समयावधि के दौरान कम से कम 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाएगा। कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी क्योंकि हम सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे। फिर जो है इसमें हम और क्या देख सकते हैं, तो देखिए एनटीपीसी के बारे में क्या लिखा है कि जो एनटीपीसी है भारत की ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी भी है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता यानी यूएन हाई लेवल डायलॉग में हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा समझौते लक्ष्यों को जो है वो घोषित किया था। ठीक है, घोषित किया हुआ है, मतलब उसने अपने जो एनर्जी टारगेट्स है वो यूनाइटेड नेशंस की हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी जो कमिटी है वहाँ पर जो है इसको अपना डिक्लेयर किया है। फिर है नेक्स्ट, केंद्र ने रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के दिशा निर्देश जो है वो अधिसूचित किए हैं। तो ये देखिए ये कुछ विशेष नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि इनका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारा घरेलू उद्योग है उसको प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिटिव बनाना, कैसे हम हमारे यहाँ के घरेलू उद्योगों को विदेशों में कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं और हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो है उसके दिशा निर्देश जो है वो अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ एक चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि ये जो आपका RODTEP है उसके बारे में क्या है कि ये जो है एक ऐसा सुधार है जो विश्व स्तर पर स्वीकृत सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मानना है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए और निर्यात किए गए उत्पादों पर वहन किए गए करों और लेवी को या तो छूट दी जानी चाहिए या निर्यातकों को वापस कर देना चाहिए। तो ये इसका कुछ है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा बस दिशा निर्देश जारी किए, इतना ही ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आरबीआई द्वारा मार्च 2021 में समाप्त अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय समावेशन सूचकांक की पहली रीडिंग जो है वो जारी की गई है 17 अगस्त 2021 को, जो मार्च 2017 में समाप्त अवधि के 43.4 अंकों की तुलना में 53.9 अंकों पर आ गई है। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। तो देखिए अब देखिए एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो वित्तीय समावेशन है वो आपके RS मेंस सिलेबस का पार्ट है, UPSC सिलेबस का भी पार्ट है। वित्तीय समावेशन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि कितने लोगों की बैंकों तक पहुंच है, फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी ज़्यादा है, लोग कितना बीमा में जो है बीमा कवर लेते हैं, बैंकिंग में लेन देन कितना करते हैं, बैंकों का जो है कितने किलोमीटर स्क्वायर में बैंकों की एक्सेसिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बताई जाती है। तो इसको अभी ये पहला इंडेक्स है और बिना किसी आधार वर्ष के निकाला गया है, और पहला ही इंडेक्स है किसने निकाला है, RBI के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया वही सब चीज़ें यहाँ लिखी गई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये भी दे रखा है कि उपयोग, पहुँच और गुणवत्ता। भाई आपके पास में जो भी सर्विस है, जैसे मान लीजिए बैंक की सर्विस है, उसका उपयोग कितने लोग कर रहे हैं, पहुँच कितने लोगों तक है और उसकी गुणवत्ता कितनी है। ठीक है, तो वो सारे इसके अंदर जो है मानक दे रखे हैं। वो मानक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता रहना चाहिए कि इस प्रकार का एक इंडेक्स है जो जारी किया है किसने, RBI के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत यानी कि वाहन स्क्रैप नीति के तहत है। इसका जो लॉन्च है ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा 13 अगस्त 2021 को किया गया है। और सिंपल सी चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा जो है ऐसी जो है दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। क्या है इसका उद्देश्य कि भाई पर्यावरण अनुकूल वाहन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 50 साल से एक ही गाड़ी को घिस रहे हो एकदम से, तो उससे क्या है कि ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है और इन्वायरमेंट को भी जो है वो बैडली इफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए जो है ये वाहन स्क्रैप नीति लाई जाती है। प्रावधान क्या है देख लेते हैं कि जो कॉमर्शियल वाहन है आपके यानी कि वाणिज्यिक वाहन है, उनको फिटनेस प्रमाण पत्र न मिल पाने की स्थिति में 15 वर्ष के बाद अपंजीकृत किया जाएगा। अगर वो फिट नहीं है तो उसको 15 जो है आपके ईयर्स है उसके बाद में आप उसको एकदम से अनरजिस्टर्ड कर देंगे। फिर निजी वाहनों को, ये तो था आपके कमर्शियल व्हीकल्स, और निजी वाहनों के लिए ये जो टाइम है उसको 20 साल किया गया है। मतलब 20 साल के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण न होने की स्थिति में अनुपयुक्त पाए जाने पर अपंजीकृत जो है वो कर दिया जाएगा। फिर है बाहरी वाणिज्यिक जो वाहन है, जो हैवी वाहन होते हैं, उनकी
की फिटनेस की जांच अनिवार्य जांच 1 अप्रैल 2023 से तथा अन्य श्रेणियों के लिए चरणबद्ध क्रम में जो है फिटनेस परीक्षण जो है 2024 से शुरू किया जाएगा। वाहन नष्ट करने का केंद्र पुराने वाहन के कबाड़ का मूल्य निर्धारित करेगा, जो किसी नए वाहन की शोरूम से बाहर निकलते समय देय मूल्य का कितना होगा, 4 से 6% होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर दे रखी है और वो जो मैंने आपको लाभ बताया वो लाभ इसके अंदर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो है उसका शुभारंभ किया गया है। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ है ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा हम इसको सरसरी निगाह से देखेंगे कि जो हमारी कॉर्पोरेट मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो है उसको 23 अगस्त 2021 को किया है जारी। जो केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जो परिसंपत्ति है उनका परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन है। ठीक है, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो उसका करेगी। तो जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स है तो उसमें जो निहित निवेश के मूल्य है उसको हासिल करना इसका उद्देश्य है, जिसे आगे सार्वजनिक निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जो है उसको जो है वो जारी किया है। तो ये क्या है, तो ये जो है हमारा जो कृषि कल्याण एवं विकास मंत्रालय है उसके द्वारा जो है प्रमुख फसलों का जो है एक अग्रिम अनुमान जो है वो दिया जाता है। अनुमान के तहत क्या है, तो देखिए जी चौथा अग्रिम अनुमान है उनका 2020-21 के लिए। उसमें वो खाद्यान्न के रिकॉर्ड देते हैं, भाई हमारा कितना प्रोडक्शन होगा, कितना कम हुआ है, किस फसल में ज़्यादा हुआ है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए कुल खाद्यान्न जो उत्पादन है हमारा उसका रिकॉर्ड है 308.65 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2019-20 के उत्पादन की तुलना में जो है वो अधिक है। हर साल देखिए उत्पादन अधिक ही होता है, तो इस बार 11% हमारा उत्पादन जो है वो अधिक है। और इसमें भी आप देखेंगे तो चावल जो है, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड उत्पादन है। ठीक है, फिर उसके बाद में गेहूं के अंदर है, तो यहाँ देख सकते हैं आप 122.27 मिलियन टन जो है वो चावल का उत्पादन है और गेहूं का उत्पादन जो है वो 109.52 मिलियन टन है। ठीक है, यानी कि जो है इसमें और इसके अंदर भी जो है बढ़ती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, गन्ना, इन सब की फसलें जो है इनका रिकॉर्ड यहाँ पर दिया जाता है। हालांकि ये जो है ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको एकदम सरसरी निगाह से पता हो कि किसका प्रोडक्शन भारत में ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो उन्होंने एक जो है अनुमान जारी किया है कि देश की जो कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें 100 गीगावाट की जो है अभी बढ़त हुई है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो 100 गीगावाट की जो है महत्वपूर्ण पड़ाव को जो है हमने पार कर लिया है और अगर इसमें हम जल विद्युत को भी जोड़ लें तो हमारा ये टारगेट जो है 146 गीगावाट जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है सराहनीय बात है। लक्ष्य क्या है, तो देखिए भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, जिसमें हम जो है इतना आगे तो बढ़ चुके हैं कि 146 गीगावाट जो है हमने हासिल कर ली है। तो भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में 5वें और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर किस किस में है, तो विश्व में जो आपका अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है उसके अंदर 4th पोजीशन पे है। सौर ऊर्जा की बात करें तो 5th पोजीशन पे और पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो 4th पोजीशन पे इंडिया की रैंकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जिसका नाम है ई-रूपी, इसको लॉन्च किया गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी जो है उसको लॉन्च किया है 2 अगस्त 2021 को। इसका फुल फॉर्म है कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। ठीक है, ये डिजिटल पेमेंट के लिए एक नगद रहित और संपर्क रहित जो है वो एक साधन है। और इसका और क्या यूज़ है, तो यहाँ देखिए और तो सारी बातें आप सब पढ़ लेंगे, वो जानकारी वाली बातें हैं, उसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए कि अगर कोई संगठन किसी के इलाज, शिक्षा या अन्य किसी काम में सहायता करना चाहता है तो वह नगद राशि की जगह ई-रूपी वाउचर जो है वो देने में सक्षम हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इससे यह सुनिश्चित होगा कि उसके धन का उपयोग उस काम के लिए ही किया गया है जिस काम के लिए उसको रकम दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, कांचीपुरम में हुआ नवीनतम हथकरघा डिज़ाइन संसाधन केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, तो स्थान जहां DRC का उद्घाटन हुआ है यानी कि हथकरघा डिज़ाइन संस्थान केंद्र का उद्घाटन हुआ है, उसका नाम है कांचीपुरम और उसका उद्घाटन तिथि है 7 अगस्त 2021 राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के ऊपर। और जो ये DRC है स्थापित करने वाली संस्था कौन है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, निफ्ट। ठीक है, निफ्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। और स्थान जहाँ निफ्ट द्वारा 10 और DRC स्थापित किए गए हैं। अब इसमें सारे नाम याद नहीं रखने हैं। ठीक है, आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, बाकी नाम जो है वो याद नहीं रखना है। फर्स्ट जो न्यूज़ है उतना ही ध्यान रखिए कि कांचीपुरम में जो है
जो नवीनतम हथकरघा डिज़ाइन संस्थान केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है और वो निफ्ट के द्वारा किया गया है। जो फैशन टेक्नोलॉजी जैसे कि आप IITs वगैरह में पढ़ते हैं, वैसे ही फैशन डिज़ाइनिंग में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है निफ्ट। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ये आपका निफ्ट है, निफ्ट देश में फैशन शिक्षा का अग्रणी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, BH सीरीज़ के लिए नया पंजीकरण चिन्ह जो है उसको लागू किया गया है। BH सीरीज़ से होगा क्या, तो ये जो BH सीरीज़ से जो पंजीकरण करवाएगा उनके लिए जो है, उन वाहन के मालिकों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जब वो वाहन को स्थानांतरित करेंगे या देंगे किसी को, तो उसमें जो है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण की आवश्यकता उनको बाद में नहीं रहेगी। तो लाभार्थी देखिए, लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, तो वाहन पंजीकरण की यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मचारी, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र की कंपनियों और संगठनों जिनके 4 या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं, इन सबको ये सुविधा जो है उपलब्ध होगी। हर किसी को नहीं, इन सभी लोगों को ये सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। मोटर वाहन कर 2 वर्षों के लिए या 2 मल्टीपल में लगाया जाएगा। यह स्कीम किसी नए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण पर भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्तिगत वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुगम जो है वो बनाएगी। ठीक है, तो ये मुक्त आवाजाही को सुगम बनाने के लिए योजना है BH सीरीज़। फिर है फोरम फॉर डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने वाली संस्था है WRI यानी कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये जो है नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जारी की गई है। इसका उद्देश्य है एशिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चरम स्तर को नीचे लाना और 2 डिग्री से नीचे लाने के मार्ग को जो है वो उसके अनुरूप जो है उनको करना। ठीक है, और इसके लिए कई सारे जो है ये कार्य कर रही है, जैसे इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव का ये हिस्सा है। ये सारी तो चीज़ें जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि फोरम फॉर डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसको संयुक्त रूप से जो है जारी किया गया है। इसमें भारत के कई प्रयास देख लेते हैं कि विभिन्न नीतिगत उपायों और पहलों के माध्यम से भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनको अपनाने पर अपना ध्यान दे रही है, ताकि डीकार्बनाइजेशन की दिशा में लगातार कार्य हो सके। उसके अलावा नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज ये किया जा रहा है। सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अगस्त वाली जो क्रोनोलॉजी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार जो है कई सारी सब्सिडीज़ दे रही हैं, ताकि जो लोग हैं इन वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है WEP नेक्स्ट। ये क्या है, तो ये जो है महिला उद्यमिता मंच है। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है। WEP का फुल फॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ये इसका अगला चरण जो है, जिसे नीति आयोग द्वारा अपनी साझा प्रतिबद्धता के आधार पर देश भर में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सिस्को के साथ मिलकर जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये महिला सशक्तिकरण से जो है जुड़ा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, देखिए, महिला उद्योगिता जो मंच है नीति आयोग की प्रमुख पहल है, जिसे वर्ष 2017 में शुरू किया गया है। यह महिला उद्यमियों के लिए अपनी तरह का एक एकीकृत सूचना पोर्टल है जो विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ लाता है और उन्हें संसाधनों, समर्थन, सीखने के आयाम वगैरह सारी चीज़ें जो भी आपको याद आता है वो सब लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। क्या है तेल बॉन्ड? तेल बॉन्ड क्या है, यानी ऑयल बॉन्ड क्या है? तो एक तरह से स्पेशल सिक्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें सरकार की तरफ से तेल मार्केटिंग कंपनियों को कैश सब्सिडी के एवज में जो है वो दिया जाता है, ताकि महंगे तेल का बोझ जनता पर ना पड़े। तो यही होता है, तेल कंपनियों को इन बॉन्ड पर ब्याज जो है वो भी चुकाया जाता है। तो ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये ऑयल बॉन्ड्स हैं। और उसके अलावा देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है उन्होंने तर्क दिया कि पेट्रोल और डीजल पर करों को कम नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली UPA सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में सब्सिडी के लिए जारी किए गए ऑयल बॉन्ड के एवज में भुगतान का बोझ जो है वो उठाना पड़ रहा है। इसीलिए ऑयल और जो पेट्रोलियम और डीजल है उसकी कीमत को कम नहीं किया जा सकता। इसी कारण ये ऑयल बॉन्ड जो है वो चर्चा में रहा है। तो ये जो ऑयल बॉन्ड है ये UPSC के अंदर पूछा जा सकता है, बाकी अपने और एग्ज़ाम्स के अंदर इसकी संभावना काफ़ी कम है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें कोई और महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम प्रादेशिक परिदृश्यों को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।